कल ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा टॉपिक एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। बताया गया था आपको कि अगर वाक्य में कर्ता प्रधान है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, और जब वाक्य में कर्म प्रधान होता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। एक खास बात और आपको बताई गई थी कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो कर्ता और कर्म के स्थान को क्रमशः रिप्लेस करेंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस का कर्म पैसिव वॉइस का कर्ता बनेगा और एक्टिव वॉइस का कर्ता पैसिव वॉइस का कर्म बनेगा। एक और बात, टेंस के 12 रूपों में 8 रूपों का एक्टिव से पैसिव होता है और 4 का नहीं होता है। किनका होता है और किनका किनका नहीं होता, ये भी आपको समझाया गया था, बताया गया था। तो एक बात तो तय हो चुकी है कि कर्म को ही कर्ता बनाएंगे, और ये भी आपको बताया था कि कभी कभी वाक्य में दोनों कर्म आते हैं, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आते हैं। तो मैंने कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु बोधक शब्द हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और व्यक्ति बोधक शब्द हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और दोनों ऑब्जेक्टों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। एक खास बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया था कि वो लड़का कतई मेरी बात नहीं समझ पाएगा जिसको टेंस और सेंटेंस की मुकम्मल जानकारी नहीं होगी। अंग्रेजी ग्रामर में कुछ भी करने से पहले आपको 2 चीज़ें कंफर्म करना होगा। 2 क्या, यूँ समझ लीजिए कि 3 चीज़ें आपको कंफर्म करना होगा। शब्दों का ज्ञान, वाक्यों का ज्ञान और टेंस का ज्ञान। बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले हर शब्द का ग्रामर में कोई न कोई नाम होता है, और अगर शब्दों को उसके नाम से आप पहचानते हैं, सेंटेंस को देख करके उसके रूप को आप बताते हैं, और अंग्रेजी में लिखे हुए वाक्य के टेंस को आप पहचान लेते हैं, तो हर बात आपके लिए आसान होगी। कल आपने देखा था जिन 8 रूपों का होता है एक्टिव से पैसिव, उसमें प्रेजेंट के क्रम से 3, पास्ट के क्रम से 3 और फ्यूचर में केवल 2 ही होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह से 8 टेंसों का तो होता है, बाकी 4 टेंसों का नहीं होता, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। टेंस पैटर्न के 8 रूपों में कल प्रेजेंट और पास्ट के 2 रूपों को आपने देख लिया था, यानी कि प्रेजेंट का 3 और पास्ट का 2। पास्ट इंडेफिनिट में सबसे खास बात ये थी कि कर्ता और कर्म के स्थान को बदलते हुए सहायक क्रिया के रूप में वास और वेयर का प्रयोग होगा, और मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, ये तो आपको पता है पैसिव वॉइस में। उसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वास और वेयर के साथ बीइंग शब्द बढ़ाते हैं,
जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इस एम आर के साथ बीइंग बढ़ाया था। इतना आपने कल देखा था। अब आज पास्ट परफेक्ट का सूत्र देखेंगे और इसी क्रम में आपको शब्द रखने हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद सहायक क्रिया होती है हैड, उसमें बीन बढ़ाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। तो सबसे खास बात, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज और हैव के साथ बीन बढ़ाया था, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में आप हैड के साथ पैसिव वॉइस में बीन बढ़ा देंगे। वाक्य निगेटिव होगा तो हैड बीन के बीच में नॉट लगाइएगा। इंट्रोगेटिव वाक्य के लिए सहायक क्रिया पहले होगी, उसके बाद कर्ता होगा, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हु को छोड़कर अगर कोई डब्ल्यू टाइप शब्द है, केवल हु को छोड़ करके, तो वो डब्ल्यू टाइप शब्द भी सहायक क्रिया से पहले लगा रहेगा। हु वाले वाक्यों में मैंने कई बार आपको बताया है कि बाई हूम पहले लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया हैड है, उसके बाद कर्ता, उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उदाहरण देखिएगा, आई हैड पेड माई फीस। एक वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको देख करके बताएंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है। और आपको बताया गया है कि अंग्रेजी में लिखे हुए वाक्य को उनकी सहायक क्रियाओं से पहचानते हैं, क्योंकि हर टेंस की अपनी निश्चित सहायक क्रिया होती है। और उसी क्रम में आपको हैड बताया गया था कि हैड पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है। तो आप देख रहे हैं कि हैड का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। इसको पैसिव वॉइस में बनाना है तो माई फीस, ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। माई फीस हैड के साथ बीन बढ़ाएंगे, पेड थर्ड फॉर्म में हई है। तो इस तरह से आपने देखा कि जिस क्रम में सूत्र में शब्दों को रखा गया है, उसी क्रम में आप रखते जाएंगे और आपका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्सन हो जाएगा। अब तो आपको महसूस होगा कि अगर टेंस नहीं पहचानते हैं, सेंटेंस नहीं पहचानते हैं, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रेजेंट के 3 और पास्ट के 3, बाकी 2 टेंसों का तो होता नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं होता है। अब आइए देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तो बनेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, आपके सामने दिया हुआ वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो सूत्र क्या होगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सहायक क्रिया विल है तो बी बढ़ा दिया करेंगे, शैल लगना है तो बी बढ़ाएंगे, कैन लगना है तो बी बढ़ाएंगे, में लगना है तो बी बढ़ाएंगे, शुड अगर है तो बी बढ़ाएंगे, कुड अगर है तो बी बढ़ाएंगे, मस्ट है तो मस्ट बी लिखेंगे। इसका मतलब है इस तरह के शब्द हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो उनके साथ बी बढ़ा करके लिखेंगे। उसके बाद सारी क्रिया वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मान लीजिए निगेटिव वाक्य है तो बीच में आप नॉट जोड़ा करेंगे, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, कैन नॉट बी, मे नॉट बी, शुड नॉट बी, कुड नॉट बी, माइट नॉट बी। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों को बनाएंगे या शुड और मस्ट वाले वाक्यों को बनाएंगे। इंट्रोगेटिव है तो ये सहायक क्रियाएं कर्ता से पहले आएंगी, उसके बाद कर्ता आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हु को छोड़ करके अगर कोई डब्ल्यू टाइप शब्द है तो लगा रहेगा। हु वाले वाक्यों में
बाई हूँ पहले लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया विल या कैन जो भी लगना है, उसके बाद कर्ता, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सूत्र आपको नोट करना चाहिए और इसी सूत्र के आधार पर आपकी किताब में जितनी भी एक्सरसाइज हैं आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जरूरत है जानकारी और अभ्यास की। तो अधिक से अधिक जानकारी के लिए अधिक से अधिक अध्ययन और अधिक से अधिक अभ्यास की जरूरत होती है। जितना ही अधिक आप अध्ययन करेंगे, जितना ही अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक आपको जानकारी होगी। पता चला क्लास में आपने सुन लिया और एक्सरसाइज किया ही नहीं, करके आपने चेक भी नहीं करवाया, तो आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा। सबसे बड़ी बात होती है आत्मविश्वास की, और आत्मविश्वास वो चट्टान होती है जिस पर आप खड़े होंगे तो कभी गिरेंगे नहीं। और आत्मविश्वास आपके अंदर तब आएगा जब आप अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर ये विश्वास पैदा होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि अब मैं कर सकता हूं, मेरे समझ में आ गया। उदाहरण देखिएगा, वी शुड सर्व आवर कंट्री। मान लीजिए वाक्य और इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्सन करना है, तो आवर कंट्री ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे। आवर कंट्री शुड के साथ बी जोड़ेंगे, शुड बी। सर्व की थर्ड फॉर्म सर्वड लिखेंगे, बाई। बी इधर आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए और दिए हुए वाक्य के टेंस की पहचान भी होनी चाहिए। तब तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमारी बात आपकी समझ में आ सकती है। अगर आप टेंस ही नहीं पहचानते हैं तो फिर ग्रामर में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बताया गया है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। तो फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज और हैव के साथ बीन बढ़ाया था। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड होती है, पैसिव बनाते समय आपने उसमें भी बीन ही बढ़ाया था। उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया विल हैव होती है और इसमें भी आपको बीन ही बढ़ाना है। तो आपका सूत्र बनेगा, देखिएगा, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, सहायक क्रिया विल हैव है, उसके साथ बीन बढ़ाएंगे। मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो विल हैव नॉट बीन हो जाएगा। इंट्रोगेटिव है तो विल पहले, उसके बाद कर्ता, उसके बाद हैव बीन या हैव नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद हु को छोड़ करके अगर कोई डब्ल्यू टाइप शब्द है तो वो यहां लगा रहेगा। हु वाले वाक्यों में बार बार आपको बताया जा रहा है कि बाई हुम पहले लिखेंगे, उसके बाद मुख्य सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता और उसके बाद हैव बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस आप पहचानेंगे तभी हो पाएगा। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। आई विल हैव taught you grammar. I will have taught you grammar.
मैं आपको ग्रामर पढ़ा चुकूंगा, इसका पैसिव बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि यू और ग्रामर दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ग्रामर जो है वो वस्तुबोधक शब्द है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यू व्यक्ति बोधक शब्द है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और दोनों ऑब्जेक्टों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ग्रामर को अगर इधर करते हैं, ग्रामर विल हैव बीन taught to you by me। आप देख सकते हैं कि जिस क्रम में सूत्र में शब्द रखे गए हैं उसी क्रम में यहां भी शब्दों को रखा गया है। तो इस तरह से टेंस पैटर्न के 8 वाक्यों का आपने एक्टिव और पैसिव देखा। अब बचता है इंपरेटिव। हाँ, ये देखते हैं इंपरेटिव में किस तरह से शब्दों को रखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको आप आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, आपको समझाया गया है, लिखाया भी गया है कि आज्ञा सूचक वाक्यों के अंतर्गत केवल आज्ञा सूचक वाक्य ही नहीं आते, बल्कि शिक्षा, सलाह, उपदेश, प्रार्थना और मना करने वाले भाव के वाक्य आते हैं। एक बात और आपको बताई गई है कि ऐसे वाक्य प्रायः मुख्य क्रियाओं से अथवा डोंट या प्लीज से प्रारंभ होंगे और इनका कर्ता हमेशा यू होता है जो छिपा रहता है। इनको पैसिव में बनाने के लिए एक आसान तरीका आपको बताते हैं। उसके भाव के अनुसार चूंकि कर्ता हमेशा यू होता है, तो अगर उसका भाव आदेश देना है तो यू आर ऑर्डर्ड अपनी ओर से लिखना है। अगर उसका भाव प्रार्थना करना है तो यू आर रिक्वेस्टेड अपनी ओर से आपको लिखना है। उसका भाव सुझाव देना है तो यू आर सजेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड अपनी ओर से आपको लिखना है। और अगर उसका भाव मना करना है तो यू आर फॉरबेड अपनी ओर से लिखना है। इतना वाक्य लिखने के बाद जो दिया हुआ वाक्य है उसमें मुख्य क्रिया से पहले सिर्फ टू लगाना है। आपका पैसिव वॉइस का सेंस प्रकट होगा। एक खास बात और, प्रार्थना वाले वाक्यों में चूंकि ऐसे वाक्य प्लीज से प्रारंभ होते हैं, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड लिखते हैं, और जब यू आर रिक्वेस्टेड लिख देते हैं तो प्लीज अपने आप खत्म हो जाता है। बचती है क्रिया और क्रिया के पहले टू लगाना है। उसी तरह से डोंट से अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस प्रारंभ है जिसका भाव मना करना है तो यू आर फॉरबेड लिखते हैं, और जब फॉरबेड लिखते हैं तो डोंट अपने आप गायब हो जाता है। चूंकि डोंट से प्रारंभ है, डोंट गायब हो जाएगा। प्लीज से प्रारंभ है, प्लीज गायब हो जाएगा, और बचेगी क्रिया। क्रिया से पहले हमको टू लगाना है। जैसे देखिएगा, ओपन दी विंडो, खिड़की खोलो। आप समझ सकते हैं कि दिए हुए इंपरेटिव सेंटेंस का भाव आदेश देना है। तो जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं, आदेश देना है तो यू आर ऑर्डर्ड अपनी ओर से लिखिए, और बचती है क्रिया। क्रिया के पहले टू लगाइए। बाकी दिए हुए वाक्य के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपका पैसिव हो गया यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो। एक आसान तरीका ये भी होता है। बाकी दूसरा तरीका हम सूत्र से आपको बताते हैं। दूसरा तरीका है, सबसे पहले
लेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद बी लिखेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंत में बाई यू लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसी वाक्य को अगर पैसिव बनाना होता इस सूत्र से, तो सबसे पहले लिखते लेट, द विंडो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनता, उसके बाद बी और उसके बाद ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड। तो लेट द विंडो बी ओपेंड। एक दूसरा तरीका लेट से है और एक और तरीका आपको बताते हैं तीसरा। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद शुड बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अगर इस तरह से इसको बनाते तो द विंडो शुड बी ओपेंड। आप देख रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए बताए गए तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, निश्चित रूप से आपको नंबर मिलेगा। चाहे तो आप पहला तरीका शुड वाला प्रयोग करें, अथवा लेट से आप वाक्य शुरू करें, अथवा उसके भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, फॉरबेड का प्रयोग करते हुए वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाएं। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वाक्य रूपांतर के दो टॉपिक जो आपके स्तर में हैं, आपके कोर्स में हैं, वो आपने देख लिया। एक तो नरेशन, जिसकी सबसे खास बात थी रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कामा, रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। एक्टिव पैसिव में टेंस पैटर्न के 8 वाक्यों को आपने देखा, सूत्र के हिसाब से आपको समझाया गया। अगर आप टेंस पहचानते हैं, सेंटेंस पहचानते हैं, तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वाक्य रूपांतर का तीसरा टॉपिक इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्री। आइए देखते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्री। डिग्री, एक बात जान लीजिए कि डिग्री हमेशा विशेषण वाले शब्दों में पाई जाती हैं और अंग्रेजी में किसी भी विशेषण के लिए 3 डिग्री का प्रयोग होता है। एक पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। इनका आपस में परिवर्तन होगा और इस टॉपिक को कल देखें।